ये देखिए सुबह सुबह धूप आ चुकी है, दिन का आगाज हो चुका है। और कैसे हैं आप सब? आपकी सुबह कैसी है? सब जगह इन्वायरमेंट तो जैसा ही रहता है। धूप का सीजन है, गर्मी है तो धूप आएगी। और मैं सुबह सुबह ले रही हूँ इसी धूप से राहत पाने के लिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है और मैं चाहती हूँ ब्रेकफास्ट जो भी हो उससे पहले क्यों ना एक नींबू पानी पी लिया जाए। तो मैं नींबू पानी बना के ले आई हूँ अपने लिए और पीते हैं इसको, ताकि थोड़ी एनर्जी सुबह सुबह हमें मिल जाए और हमारी बॉडी है वो अच्छे से वर्क करे। और बताइए दोस्तों, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? और किस किस ने सेकंड लैंग्वेज के अंदर संस्कृत लिया है? और जिसने भी सेकंड लैंग्वेज में पहले कोई एग्ज़ाम दिया हो, जिन्होंने संस्कृत ली थी, तो वो भी मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि वो भी कोई टीचर सजेस्ट करना मुझे यूट्यूब पे कि संस्कृत की क्लास कौन से सर से ली जाए सीटेट के लिए। और जो मैंने रीड में संस्कृत पढ़ी थी उसकी क्लास तो मैं लेती थी। एक मैम थी किरण चौधरी, उनकी क्लास लेती थी। वो मतलब रीड के अकॉर्डिंग तो सही पढ़ाती थी। एंड सीटेट का मुझे पता नहीं है, तो अगर आपको जैसे कि सचिन सर थे या हिमांशी मैम, उनकी तरह अगर कोई संस्कृत का टीचर भी आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के लिए भी थोड़ी पेडालॉजी के लिए क्लासेस देखनी ही होगी। और क्या पता वो कोई प्रैक्टिस सेट भी उन्होंने करवा रखा होगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी उससे। और आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज ली है, सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज को चूज़ किया है? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं या पढ़ने का कोई रूटीन बनाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। जैसे कि मैं उठती हूँ एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे सेकेंडली यही याद आता है कि साइकोलॉजी पढ़ना है, तो रूटीन बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे पहले उठते ही साइकोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद कोई ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, जो भी कुछ है वो कर लो, फिर हिंदी पढ़ लो, फिर अपने घर का काम कर लो, फिर नहा धोकर वापस लग जाओ कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। मैं सीटेट के साथ में अपने जो स्टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि मेरा अभी 1-2 फॉर्म और भरवाए हुए हैं जिनके अगस्त में एग्ज़ाम है, तो मैं उनके भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। इसीलिए मैंने सीटेट के 3 ही सब्जेक्ट को लिया है, साइकोलॉजी, हिंदी और ईवीएस को, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वक्त बच रहा है और उसमें मैं मेरे जो स्टेट एग्ज़ाम है उनको भी, क्योंकि वो भी उसी टाइमिंग में आने वाले हैं। जब हमारा सीटेट जुलाई में होगा तो अगस्त में वो एग्ज़ाम है, तो फिर भी मुझे इतना वक्त नहीं मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ 2 सब्जेक्ट में उसके उठा लेती हूँ, जैसे जीके पढ़ लेती हूँ साथ में और इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, तो मैं उनको वक्त दे रही हूँ। इसीलिए मैंने 5 सब्जेक्ट को एक साथ में नहीं लिया है। मैं चाहती हूँ कि अगले मंथ उन दोनों को कंटिन्यू करके हम अपने सिलेबस को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हम लोगों पर ही डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अपनी प्लानिंग बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी के साथ में चले, ताकि हम सब कुछ अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अपनी वीकनेस और अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत का पता होता है, अपनी क्षमता का भी पता होता है, उसे कौन सा सब्जेक्ट पे कितना वर्क करना ये भी उसे पता होता है, कौन सा सब्जेक्ट उसका कितना बेकार है ये भी उसे पता होता है। तो इसीलिए ना मैंने जीके और इंग्लिश को साथ में लिया, क्योंकि जीत के इतना बड़ा होता है कि उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर तो वो पूरा ही चला जाता है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप धीरे धीरे करके अपने स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो और उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने इंग्लिश को पकड़ रखा है स्टेट एग्ज़ाम के लिए, और जीके तो वो चलता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट उनको ले रखे हैं, तो उनके लिए भी मैं टाइमिंग निकालती हूँ, पर उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरे स्टेट एग्ज़ाम के हैं। और कभी मैं आगे का उन एग्ज़ाम के लिए अगर करूँगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। पर वैसे मेरा वो सिलेबस हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। पर ये अच्छा भी लगता है कि वो रिकॉर्डिंग वाली टेंशन नहीं रहती है, कुछ रिकॉर्ड करना है वो नहीं रहता है। वो फिर मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से आज ये देखना भी होता है कि क्या ये सही रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो गया है, उसको भी मतलब रेटिंग वगैरह करना पड़ता है। तो वो मेरा थोड़ा सा वो बोलते हैं ना आरामदायक पीरियड भी हो जाता है कि मैं उसको आराम से पढ़ लेती हूँ, क्लासेस ले लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ एकदम नॉर्मली तरीके से। और इनके अंदर जो आप लोग देख रहे हो रिकॉर्डिंग हो जाती है। आज साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है 70 नंबर अध्याय, जो था शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। और इसमें सबसे पहले शिक्षण के बारे में दे रखा है। शिक्षण तथा स्कूलन, अधिगम, प्रशिक्षण, अध्यापन तथा अनुदेशन में संकल्पना भेद दे रखा है, जिसमें शिक्षा हो गई स्कूलन, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अनुदेशन। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या आता है, जैसे उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और विद्यार्थी की जांच, और इसके पॉइंट दे रखे हैं कुछ। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत क्या है, जैसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, निरीक्षण
पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम आते हैं, जो सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगम से निगमन, निगमनात्मक से आगमनात्मक, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपयोग। फिर आता है शिक्षण की रणनीतियाँ, जिसमें दे रखा है पहले संलग्न, अन्वेषण की क्षमता, समझना, ज्ञान का विस्तृत उपयोग, मूल्यांकन और विस्तार, मानक। फिर है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। फिर आता है अधिगम के सामाजिक संदर्भ, जिसमें स्वयं अध्ययन आता है, समूह परिचर्चा आगे है, एक से एक अधिगम। फिर सूक्ष्म शिक्षण के बारे में दे रखा है माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत, शिक्षण कौशल। फिर शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण व्यूह रचनाएं। शिक्षण विधियों के प्रकार दे रखे हैं, जो शिक्षक केंद्रित, शिक्षक नियंत्रित अनुदेशक, छात्र नियंत्रित अनुदेशक, समूह नियंत्रित अनुदेशक आ गया, और शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशक। और शिक्षण विधि की विभिन्न तकनीकें, किंडरगार्टन पद्धति, प्रोजेक्ट व परियोजनाएं, डाल्टन विधि, पेस्टोलॉजी विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्रियां दे रखी है, जिसमें दृश्य सहायक सामग्री, वास्तविक पदार्थ, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनर बोर्ड, संग्रहालय, ब्लैक बोर्ड, मैजिक लालटेन, चित्र विस्तारक, स्लाइड, सर्वे दृश्य सामग्री, इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री, चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि। और ये चैप्टर लेंदी था, पर इसमें यही है कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो सभी सब्जेक्ट की एक जैसी होती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और शुरू में जो दे रखा है, हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और अदरवाइज ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, पर है नहीं, मतलब इनमें से ये दो तो अगर सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री निकाल दे तो ये इतना लेंदी नहीं है। और अभी 1-2 दिन से मेरे वीडियोस देरी से आ रहे हैं, तो इसका कारण यही था कि मम्मी घर पर नहीं थी, तो काम का थोड़ा बर्डन हो जाता है, तो वो करना पड़ता है। उस बाद में थकान हो जाती है, आराम करते हैं, एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें रह जाती है फिर। पर ये मेरे लिए भी एक बर्डन हो जाता है बाद में, अरे मैंने ये अपलोड नहीं किया, मुझे ये करना था, तो वो थोड़ी सी टेंशन थोड़ी रहती है, पर इतनी नहीं रहती कि हम क्या करें क्या ना करें, ये होता है। पर हाँ, डिले हो जाता है, पर मैं बैक टू बैक अपडेट आपको देती रहूँगी। और मैंने कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है वो आपको भी हेल्प करे, कि आपको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। और ये सब कुछ चलता ही रहेगा, मुझे पता है ये सब कुछ चलता ही रहेगा चीज़ें, कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं। ये हमारी जो डेली के जो रूटीन्स होते हैं, कभी कभी ये चेंज हो जाते हैं, कभी कभी हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, कभी कभी दिमाग पढ़ा है 23 नंबर गद्यांश, जो CTET नवंबर 2012 के अंदर आया हुआ था। एंड फिर पढ़ा 24 नंबर गद्यांश, जो CTET जुलाई 2013 के अंदर आया हुआ था। और उसके बाद मैंने कुछ नोट डाउन किया है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा दे रखा है उसके अंदर अधिगम के प्रकार, जिसमें क्रियात्मक, ये हिंदी का 1 मिनट में निकालते हैं हम पहले। या अधिगम एवं अर्जन, जिसमें सबसे पहले अधिगम का अर्थ वगैरह दे रखा है, तो वो मैंने लिखा नहीं और मैंने नोट डाउन किया इसको और शॉर्ट में। जैसे कि कल जो हमने पर्यावरण अध्ययन के अंदर शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं आज, तो उसी प्रकार से ये अधिगम के प्रकार हो गए, जिसमें क्रियात्मक अधिगम आता है, शाब्दिक वाचिक आ गया, विचारात्मक आ गया, और उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स हो गई। और भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से क्या क्या। हेलो दोस्तों, मुझे लग गई भूख, तो मैंने अपने लिए बनाया ये परांठा प्याज डाल के, और साथ में दही दे के मैं आ चुकी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। घर वाले अभी थोड़ा देर कर रहे हैं खाना बनाने में, पर हम जल्दी उठने वाले बच्चों को तो भूख लगती है, इसलिए मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और मैं करती हूँ फटाफट ये नाश्ता। आज मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्किल्स देखती हूँ या मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो पहले से मैं बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। शुरू की मेरी वीडियो देखेंगे और आपकी वीडियो में आपको भी फ़र्क नज़र आएगा। पर ये आपको मैं बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, एडिट करूँगी, हाँ, मुझे मतलब ये रुचि ज़रूर थी इस चीज़ में। मैं अपने जो जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियो वैसे अपलोड करते हैं अपने दोस्त फैमिली के लिए, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, वैसे ये चीज़ें ज़रूर मैं पहले करती थी, पर इस तरीके से एक ओपन प्लेटफार्म पर ऐसा करूँगी मुझे नहीं पता था, बट ये मैं कर रही हूँ और अब मज़ा भी आ रहा है इसमें। पहले की
पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ईवीएस के अंदर हम वो पढ़ रहे हैं, जिसमें फैमिली के बारे में मैंने बता दिया था। आज वापस थोड़ा बता देती हूँ जल्दी और शॉर्ट में कि फैमिली शब्द वो फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है समूह, जिसमें माँ बाप और बच्चे रहते हैं। फैमिली के कार्य को बताया गया है, आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, जिसको मैकाइवर ने बताया है, ठीक है। और उसके बाद में 4 प्रकार के कार्य वो लुडबर्ग ने बताए हैं। 6 प्रकार के कार्य होते हैं: आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रचनात्मक, आनंद पद, धार्मिक, शैक्षणिक, ये ओगबर्न व निमकोफ ने बताए हैं। और परिवार का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है: संयुक्त परिवार व एकल परिवार। फिर अन्य प्रकार आते हैं: मातृ स्थान परिवार, वैवाहिक परिवार, संरक्त परिवार, जिनको अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं, ठीक है, परिवार भी कहते हैं। और इसकी विशेषता है कि ये वंशानुगत संबंध होता है। इनमें सामाजिक संस्था है हमारा परिवार, आर्थिक व्यवस्था होती है, इसमें वैवाहिक अनिवार्यता होती है और सामाजिक सुरक्षा मूलभूत इकाई है, ठीक है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है मित्र। और मित्र से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं बुक के अंदर, इतनी थी कि मित्र यानी अरस्तु ने मित्र के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो उपयोगिता, जिसमें अपना हित देखकर सेल्फिश, मतलब हमारा कोई हित होता है तो मित्र बना लेते हैं, नहीं होता तो नहीं बनाता। वो एक आनंद के लिए मित्र बनाते हैं, बेहतरी से बात करना मजा आवे, और इस तरीके से हम आनंद के रूप में बना लेते हैं। अच्छी मित्रता यानी समान होता है, ठीक है, उनमें हित व आनंद का कोई काम नहीं होता है। फिर उसके बाद में संबंध के बारे में दे रखा है, वैवाहिक संबंध जो बनते हैं हमारे विवाह के बाद में जो संबंध बनता है, जैसे पति पत्नी का संबंध हो गया, सास बहू का संबंध हो गया, जो विवाह के बाद बनता है। फिर जो संबंध होता है जो समरक्त का होता है, वो माता पिता पुत्र पुत्री इसका होता है। इस तरीके से मैंने रखा था। उसके बाद में इसमें कार्य एवं खेल है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हमारा चैप्टर खत्म होता है। माय हेयर, ये मेरे बालों की लेंथ एंड आई एंड दिस इज माय न्यू हेयर कट एंड आई फील, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ये कटिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही है। एंड मैंने लॉकडाउन के टाइम रखा था, इससे भी छोटे बाल रखे थे मैंने लॉकडाउन के टाइम, बट अब थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब फैमिली फंक्शन आ जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं, तो ठीक है थोड़े से लंबे बाल अच्छे लगते हैं। बट नाउ अब मुझे नहीं लगता 2-3 मंथ में कोई फैमिली फंक्शन और एग्ज़ाम चलेंगे तो भैया कौन इन बालों की इतनी देख रेख करेगा। इसलिए आज हमने इस पर सीजर चला दी एंड कट कर लिए अपने बालों को। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये हेयर स्टाइल? लड़कियों को अपने बाल बहुत पसंद होते हैं, पर पता नहीं ये गुण मुझ में नहीं है। मैं बाल बड़े ज़्यादा रख ही नहीं पाती, मुझे छोटे बाल ज़्यादा पसंद है। इतने भी, हाँ इससे छोटे भी रख लेती हूँ यहाँ तक, पर ये ठीक है।